के इस कार्यक्रम के आयोजक मां भारती रक्षा मंच जनाब सुमेर सिंह चौधरी साहब, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री मुरली जी अग्रवाल साहब और मेरे दोस्त जो मुझे जयपुर हवाई अड्डे से लेकर के किशनगढ़ तक लेके आए और रास्ते में मुझे पता चला कि पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और बंगाल से यहाँ पधारे हैं पप्पू जाट ट्रक वाला जो मेरे साथ बैठे। आप सब एक बात से बखूबी वाकिफ हैं, 100 करोड़ लोग हों या 100 लोग हों, मैं किसी के बुरा मानने की चिंता नहीं करता। अपनी बात तथ्यों पे कहता हूं, भावनाओं में बह करके भारत माता का नारा नहीं लगाता। प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2-4 चीजें मेरे मन में हैं, इसलिए चाहता हूं वहां कह दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। ये जो आपने 25 किलो की माला बनवाई है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं। ये ध्यान में रखिए, ये किसी नेता का, किसी मंत्री का पद का प्रोग्राम नहीं है और न किसी मंत्री को खुश करना है और न किसी नेता को खुश करना है। ये शुद्ध रूप से राष्ट्रवादियों का प्रोग्राम है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ राष्ट्रवाद का नारा लगाना, राष्ट्रवाद की बात करना ही राष्ट्रवाद नहीं होता, उसको जमीन पे उतारना होता है। इसलिए आपकी ये 25 किलो की माला किसी नेता के लिए रखिए, जिसको शौक होगा वो पहनेगा। सनातन परंपरा में जब राष्ट्र के सामने चुनौतियों पे आप जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये मानिए कि एक एक पैसा 1 करोड़ के बराबर होता है। इसलिए मैं यहां मंच पे खड़ा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया, आपने मुझे बुला लिया, इससे बड़ा कोई सत्कार मुझे चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात, आपने मुझे किशनगढ़ बुला लिया, वो भी राजस्थान बुला लिया, ये बहादुरी की दूसरी बात। हो सकता है कि सत्ता व्यवस्था के कुछ लोग जिनकी इच्छा मन में यहां बैठने की हो मंच पे, वो इसके नीचे बैठे होंगे कि शाम को नौकरी चली जाएगी। ये डर सत्ता में बैठने वालों को होना चाहिए। इसलिए बंगाल से आए पप्पू जाट मेरे लिए सबसे ताकतवर और सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। इसलिए मैंने आयोजकों से कहा कि यहां कोई ज्ञानी, महाज्ञानी, कोई बड़े पद वाला भी हो, क्योंकि यहां कोई पद की लाइन नहीं लग रही है। सनातन परंपरा में ज्ञान की पूजा होती थी, वो ज्ञान रिक्शे वाले के पास हो तब भी पूजा होती थी, लेकिन हम लंबे कालखंड से ऐसे हालात में रहे
कि हमने पद पे, जो बड़े पद पे बैठा है, ये समझ लिया कि वो यही ज्ञानी है, जबकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो जितने बड़े पद पे बैठा होता है वो महाज्ञानी नहीं, महामूर्ख होता है। इसलिए समाज जब अपने बीच लोगों का सम्मान पद के कारण करता है, समझ लीजिए कि फिर वो समाज समाप्त हो गया। इसलिए मेरी विनती है, जगह जगह में ये बात कहता हूं, किशनगढ़ के लोगों ने मेरी बहुत सारी बातें सुनी, शायद ये बात नहीं पहुंची। जब भी आप ये फंक्शन करें, और हम जैसे बहुत सारे लोग जो इस देश में अपनी बात रख रहे हैं, आप उनके सत्कार में सिर्फ तुलसी का पौधा दे दें, यही सनातन की निशानी है। बहुत सारे लोग, यहां आने से पहले मुझे पता चला, जयपुर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, उदयपुर, गुजरात, जालौन, बयावर, मुंबई, दिल्ली, भीमताड़गढ़, इन तमाम जगह से आए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे तलवार बांटी आपने, क्या सोच के बांटी? मेरे घर में कई तलवारें हो गई। जब आपने मुझे तलवार दी और सबने तलवार देने पे ताली बजाई, तो अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि मुझे तलवार पकड़ाई है। आपके घर में तलवार है? गिनती के लोग हैं, और दो हाथ उठाने से एक ही आदमी पता चलता है। मैं भ्रम में नहीं हूं। इसलिए महत्वपूर्ण किशनगढ़ के लोगों को जो बधाई देना चाहता हूं, जो मेरे मन में था कि जब यहाँ के कुछ योद्धाओं ने, हमारी टीम, हमारे एकमात्र साथी जो आपके बीच में कहीं बैठे होंगे, जिन्होंने बनारस से LLM की है, बड़ी मुश्किलों के बाद उनकी अभी शादी कराई है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद में शादी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को छोड़ दो और शादी न करो, राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटो। तो यादव जी से जब कुछ लोगों ने संपर्क किया कि किशनगढ़ में 20 नवंबर को वो प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो मैंने कोई खास वजह से उसकी स्वीकृति दी, और उसकी वजह यह है कि आज 26 नवंबर है। एक घटना मेरे सामने घटी और एक जब मैं पैदा नहीं हुआ तब घटी। दोनों की डेट 26 नवंबर है। 26 नवंबर 2008 को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में एक बड़ा हमला हुआ। वो आप सबने देखा। लेकिन 26 नवंबर एक और कारण से याद किया जाता है। पहले शायद सार्वजनिक जीवन में उसके बारे में चर्चा कम होती थी, अब सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो उसकी चर्चा ज्यादा होती है। 26 नवंबर 1950 को हमने ये जो संविधान बना था उसको अडॉप्ट किया था। दोनों के बारे में बिना दाग लपेट के बोलूंगा। इसलिए 26 नवंबर, जिसे आप 26/11 से जानते हैं, शायद जब बहुत शोर हो रहा हो और उस शोर में तरह तरह की आवाजें निकाली जा रही हो, तो असली चोर, असली कल्प्रिट छुप जाते हैं। 26/11 एक ऐसे समय में हुआ, क्योंकि आपके आयोजकों को मैंने कल भी कहा कि जब आप मेरा परिचय दें तो परिचय तो कम से कम सही दें। लेकिन आयोजकों में जिन लोगों को बोला वो और जगह बिजी हैं। न तो मैं 1960 में पैदा हुआ हूं,
और ना ही मैं किसी चैनल का मैनेजर रहा हूं, लेकिन गूगल से पढ़ने की आदत सनातनी हिंदुओं की है। अपने बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पत्नी कोई और है। कल भी मैंने समझाया कि परिचय का महत्व ये नहीं होता है कि मैं कितना महान हूं। परिचय का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि कुछ घटनाओं से उस परिचय का रूबरू होना। 12 साल तक पाकिस्तान के एक चैनल का मैं इंडिया हेड था और उसी दौर में जब 2008 हुआ तो मैं दिल्ली में था, क्योंकि 26/11 को लोग समझते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई आतंकी हमला कराया है। हमारे यहां बड़े बड़े विद्वान हैं, हर क्षेत्र में हैं, लेकिन लोगों को शौक है कि जो सब कह रहे हैं वही मैं भी कहूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात को मैं अलग तरीके से कहूंगा तो मैं अलग थलग पड़ जाऊंगा। मैं इस बीमारी से कतई ग्रस्त नहीं। तथ्यों पे तर्कों पे जो सही होगा, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मेरा तर्क नहीं बदलेगा। सत्ता में 2008 में जो भी डिस्पेंसेशन था, उनको सत्ता में रहने के लिए एक मुद्दा चाहिए और उस मुद्दे में जितने भी भारत सरकार के इंस्टीट्यूशन संस्थान थे उनका खुल के इस्तेमाल हुआ। लिहाजा जब लोग ये कहते हैं कि 26/11 पाकिस्तान का षड्यंत्र था, ठीक है, विदेशी ताकत को आपको कहना है कहिए, लेकिन अगर अपने घर के लोग, अपने देश के लोग किन्हीं कारणों से उस पूरी साजिश में शामिल हैं, तो अगर उन्हें बेनकाब नहीं करेंगे तो ये घटना फिर दोबारा होगी। इसलिए जो लोग इसको पार्टी पॉलिटिक्स से समझते हैं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है और ना ही जीवन में कोई इस किस्म की ख्वाहिश है कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, न मेरे मूल में है। और मैं बार-बार कहता हूं कि अगर संगठन, पार्टी, देश और राष्ट्र में से कभी भी चुनने के लिए आपके सामने ये चुनौती हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर हजारों साल तक जिंदा रहना है तो सबको छोड़ दीजिएगा और राष्ट्र को चुन लीजिए। इसलिए इस सफर में न कोई बाधा है, देखिए लिखा हुआ भाषण नहीं है। इसे आप जनरेटर चलाएं न चलाएं, रोकने से मेरा फ्लो टूटता है। 26/11 इसकी पूरी साजिश, पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत के एक मंत्रालय ने, उसके मंत्री ने 6 महीने पहले रची थी और उसी के तहत इसको अंजाम दिया गया। आप कह सकते हैं कि ये बात मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं, वो तथ्य सब आज आपके सामने रखूंगा और इसीलिए किशनगढ़ में 26 नवंबर के खुलावे पे आया। इससे अच्छा दिन ही नहीं होता उन लोगों को बेनकाब करने का जो हमारे बीच में संसद में बैठ करके संविधान की शपथ लेकर के हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके कारनामे राष्ट्र के सामने आने चाहिए। 2009 में चुनाव था,
उस चुनाव के लिए कोई नई परिभाषा गढ़नी थी और उसी के तहत कैसे आपके लोगों ने इस 26/11 की प्लानिंग की और इंप्लीमेंट किया। इसलिए भारत का जो वॉर रूम होता है, टेक्निकल टर्म में उसको वॉर रूम कहते हैं। जब भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय में होती है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर के पास होती है। तो जो आपका आंतरिक एपरेटस था, इंस्टीट्यूशन था, उसको कितनी खूबसूरती से इंगेज किया गया और 6 महीने एक प्लानिंग के तहत भारत का जो वॉर रूम है, जहां जब भारत के आंतरिक मामलात में कोई संकट पैदा हो जाए, कोई आंतरिक बहुत बड़ा भूचाल आ जाए, उसको देखने के लिए होम सेक्रेटरी नंबर 1 होता है और होम सेक्रेटरी गृह मंत्रालय के अंदर गृह मंत्री के अधीन काम करता है। अगर गृह मंत्री भारत में नहीं है तो गृह सचिव के हाथ में पूरी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक गृह मंत्री ने एक डिजाइन के तहत भारत के उस वॉर रूम के जितने भी एपरेटस थे, आईबी का है, लोकल पुलिस का है, जितने भी उससे जुड़े हुए अंग थे, उसका एक पूरे तौर पर ग्रुप बनाया और 6 महीने पहले यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आंतरिक सुरक्षा की जो बैठकें होती रहती हैं, उसका आदान प्रदान होता है। भारत के गृह सचिव और उनके साथ जितने भी नीचे एपरेटस के बॉसेस थे, सबका एक ग्रुप बनाया गया और तय किया गया कि 24 नवंबर को वो पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से बातचीत करके आंतरिक सुरक्षा के बारे में कुछ चीजों का आदान प्रदान करेंगे। उनकी विजिट 24 और 25 नवंबर की थी। उनको 25 तारीख की रात में आना था। उसी मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, जिसका नाम सार्वजनिक मंचों से नहीं लेता हूं, ये उनके जीवन से जुड़ी हुई बात है, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें सार्वजनिक है, बिना नाम लिए भी आप समझ जाएंगे। वो भी उसमें थे। 24 को मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, 25 को मीटिंग हुई इस्लामाबाद में और फिर डेलीगेशन को भारत वापस आना था। लेकिन चीजें इस तरह से तय की गई थी, न उधर वालों को अंदाजा था न इधर वालों को अंदाजा था। और फिर कहा गया कि इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, खूबसूरत पहाड़ी है। वहां की सरकार ने कहा भारत के डेलीगेशन से कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का आप एक मौका हमें और दें, और बहुत ऊंचाई पे जो पहाड़ी है वहां हम चाहते हैं कि एक दिन रुकें आप और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएं। और पूरा डेलीगेशन सिवाय एक आदमी को छोड़ करके, कि उनको कुछ हल्का सा इसमें ठीक नहीं लगा, उन्होंने 25 तारीख को ही भारत आने की मंशा जाहिर की
मना कर दिया गया, फिर भी वो रात में तमाम दबाव के बावजूद भारत वापस आए। उनकी विडंबना देखी कि वो जानते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात इतने कम समय में नहीं कह सकते थे। भारत का वो डेलीगेशन इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है मरी, जहां जाने के बाद जितने भी कम्युनिकेशन के apparatus थे सब जाम हो जाते हैं। और उसी दिन जब 26 तारीख को भारत का डेलीगेशन पाकिस्तान के मरी में बैठा था, उसी वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली के मेरिडियन होटल के सामने महिलाओं के प्रेस क्लब में बातचीत कर रहा था। इस स्थिति में कोई ये नहीं कह सकता कि ये फूल प्रूफ प्लानिंग किसने रची है। इत्तेफाक से उस जगह मुझे मौजूद होना था कि उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, मैं वहां मौजूद था। किसी ने आकर के कान में फॉरेन मिनिस्टर के कहा ऐसा कुछ हो गया है। उन्होंने इस किस्म का इंप्रेशन दिया कि जैसे उनको कोई बड़ी सरप्राइजिंग बात पता चली। सरकार ने रात में 3 बजे विशेष प्लेन दे करके उनको पाकिस्तान भेज दिया। ऐसी क्या जल्दी थी? और ये 26/11 सिर्फ भारत राष्ट्र पे हमला नहीं था, भारत देश पे हमला नहीं था, ये भारत राष्ट्र की आत्मा पे हमला था। और इसीलिए आज ये देश बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा होगा, बड़े जश्न की बात होगी कि हमने 26/11 के आतंकियों को मार गिराया, उनको दबोच लिया। लेकिन एक साधारण सा आदमी, पुलिस का सबसे छोटे कद का आदमी, आज अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर दूसरा कोई तुकाराम नहीं बनेगा। इस सब के बावजूद के प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग की थी। इस सब के बावजूद जब मुंबई में ऑपरेशन हो रहा था, वो कौन नेता था जो टेलीफोन से करकरे से बात कर रहा था? किस हैसियत में बात कर रहा था? वो तो गृह मंत्री भी नहीं था, क्योंकि उस भेड़ चाल में किसी ने यह नहीं पूछा कि करकरे गाड़ी में आगे बैठे थे, उनके कंधे पे गोली कहां से लगी। दुनिया में जितनी भी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, उसमें कॉन्स्पिरेटर बहुत दूर होता है, जिसको इंप्लीमेंट करना होता है उसी को मिटा दिया जाता है। महज इत्तेफाक है कि यह सोचा नहीं था किसी ने कि तुकाराम मोहम्मद कसाब को पकड़ लेगा जिसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। कसाब ने अपनी मशीन गन से सारी गोलियां तुकाराम के पेट में उतार दी, लेकिन तुकाराम ने उसको जिंदा पकड़ लिया। और फिर बात की कहानी आप सबको पता है। उसके फौरन बाद बहुत छोटा सा अदना सा आदमी जो किसी कैंटीन का मैनेजर हुआ करता था, जो किसी उर्दू अखबार का एडिटर बना दिया गया था, इस घटना के मात्र 2 महीने के अंदर ही वो नेता जो बात टच में था करकरे के, क्योंकि करकरे से जो जघन्य अपराध कराने थे वो हो चुके थे, करकरे का जिंदा रहना ठीक नहीं था।
उस उर्दू के अखबार के जो वो एडिटर था, क्योंकि उससे पहले वो किसी कैंटीन का मैनेजर हुआ करता था, उस महाज्ञानी ने एक किताब लिख दी 2 महीने के अंदर और लिखा कि 26/11 आरएसएस की साजिश। जिस एजेंडे से ये पूरा ड्रामा तय किया गया था उसकी कई कड़ियां हैं। 2009 के चुनाव से पहले भारत में हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की यह पूरी थ्योरी तैयार स्क्रिप्ट दिल्ली में कुछ नेताओं ने की थी, जिसके तहत कसाब भी उसमें शामिल था। उस कसाब को थोड़ा नहीं पता है कि मैं किस कौन, वो तो बहुत छोटा सा प्यादा था। साजिश करने वाले तो वो लोग थे जिन्होंने डेलीगेशन को मरी में 26 तारीख को खाने का दिया था डिनर। और उस किताब के विमोचन में वो नेता भी शामिल था जो 2 महीने बाद मुंबई में लिखी गई थी। वो कैंटीन का मैनेजर, उर्दू अखबार का एडिटर भी शामिल था। और डेविड हेडली के नाम से आपने बात सुनी होगी, जिसने उसके बेटे का नाम लिया, वो फिल्म का सबसे बड़ा डायरेक्टर भी मौजूद था। आपको साधारण घटना लगती है, यह साधारण घटना नहीं है। ऐसा ही नहीं हुआ था कि 14 के बाद कभी मणिशंकर, कभी सलमान खुर्शीद पाकिस्तान में जाकर के जब ये कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए मोदी को हटाने में, ये सब सार्वजनिक जीवन में ये चीजें आ गई हैं। तो 26/11 ने मदद तो की हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने में, जिसके कारण सरकार बनी, लेकिन 2014 तक आप जागरूक हुए। आजाद भारत में आपने ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उदय, ये सब चीजों पे वोट दिया। आपने कभी भी यही गलती, इसीलिए मैंने कह दिया, राजा का कोई मजहब नहीं होगा। समझ में आया आपके? हाँ ना, कहीं मैं और विस्तार कर दूं ताकि आप और मजबूत तक हो जाए। ये कंफ्यूजन मालूम है क्यों है आपने? हमारे चाटुकार लोगों ने आज भी घूम रहे, इधर से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर कलकत्ता, बनारस, अगर सबसे बड़ा जघन अपराध एक आम भारतीय सनातनी के साथ हुआ है तो उस बेचारे को यह पता ही नहीं है कि धर्म का अर्थ क्या होता है। और जब उसे यह पता नहीं है तो शत्रु जो नैरेटिव बना रहे थे फिल्मों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, शत्रु ने आपके लोगों को, दलालों को खरीदा और वो नैरेटिव आपके अंदर डलवाया। तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर है। हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में धर्म पूजा पाठ नहीं है। अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का उर्दू में मतलब होता है मजहब, हिंदी में होता है पंथ, धर्म नहीं होता। इसलिए पिता का धर्म होता है, मां का धर्म होता है, बेटे का धर्म होता है, बेटी का धर्म होता है, बहू का धर्म होता है। हर एक की ड्यूटी बनती है, हर एक का दायित्व क्या है, मां का दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म पूजा पाठ नहीं है और धर्म मजहब का समकक्ष नहीं है। इसलिए जब महान विद्वान जो अब नहीं रहे, जब उन्होंने इसका ट्रांसलेशन करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर राजा धर्मनिरपेक्ष या नहीं अपनी ड्यूटी को ही नकारने लगा तो अनार्की फैल जाती है। राजा का धर्म होता है, मजहब नहीं होता। राजा की प्रजा के प्रति क्या धर्म है, क्या उसकी ड्यूटी है, वो उसे करना है, लेकिन वो नहीं मानी।
एजेंडा कहीं और से आया था। और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में सन 1976 में जब इमरजेंसी के समय देश के तमाम लोगों को जेल में डाला गया था, तो चुपचाप से 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के प्रेमबिल में सोशलिज्म और सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। उसकी बीमारी से आज भी भारत का सनातनी हिंदू ग्रस्त है। वो समझता है तिलक लगा के ऑफिस जाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, और वो ऑफिस में बैठ करके, जहाज में उड़ते हुए, रेलवे स्टेशन पर कहीं भी जो है 5 बार उठक बैठक करने लगता है, वो निरपेक्ष नहीं है। हम गलत तरीके से जब ड्राइव करते हैं चीजों की तो कुंठा पैदा होता है। यार तुम बड़े सेकुलर, यार मैं बहुत सेकुलर हूं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सेकुलर हूं, मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं बहुत सेकुलर हूं। अगर तुम चाहते हो तो जाओ, नहीं चाहते हो तो मत जाओ, लेकिन ये मत बताओ कि मंदिर जाने वाला कम्युनल होता है। इसलिए अब आप बदलते हैं तो परिभाषा भी बदलती है और नैरेटिव भी बदलता है। आपने 700 साल में पहली बार गलत जगह बटन दबाया है। और आपके शहर के धनाढ्य लोगों का एक छोटा सा कार्यक्रम था। आज यहां इतना बड़ा बिजनेस होता है अरबों खरबों का, उन लोगों ने मुझे बुलाया था, उनके बीच में बैठा था, बहुत सारी बातें मैंने उनसे भी कही। मैंने कहा मैं सार्वजनिक मंचों से भी कहूंगा कि जब आप के अंदर लालच पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि आप कायम हो गए। लालच पहली ऐसी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, वही आपको कायम बना देता है। क्योंकि लालच आप पे इतना हावी हो जाता है कि आप अपने शत्रु और दोस्त में भेद नहीं कर पाते, और शत्रु कुछ दे दे तो शत्रु ही माई बाप हो जाता है। और क्योंकि यहां अजमेर से भी एक मेरी बहन आई है, उनके यहां कार्यक्रम का समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब वो मांग रही थी उस समय मैंने सुना था कि किशनगढ़ में फ्लाइट आती है। जब उन्होंने मांगा तब यहां फ्लाइट बंद हो गई। मेरी मजबूरी है, सुरक्षा कारणों से उनको मैंने ना कहा, वो भी यहां आई है। जिस समाज के पास इतने पुराण, इतने ग्रंथ, हर चीज का साइंटिफिक जवाब हो, वो समाज हरी चादरों पे अगर सर मार रहा है तो समझ लीजिए कि दीवाना। इसलिए बहुत ईमानदारी से कहता हूं, सनातनी समाज जिस दिन सनातन का हाथ पकड़ लेगा, उस दिन दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं। इसलिए संविधान सन 1976 में सेकुलर हो गया, मान लिया भाई, हमने ये भी बोझ अपने कंधे पे रख लिया। लेकिन मेरा सवाल उन विद्वानों से है जो कोर्ट कचहरी जाते हैं, कोई याद नहीं रखेगा कि आपने कितने फैसले अच्छे दिए, आप कितने महान जज साहब थे, कोई याद रखने वाला नहीं। हमारे दौर में किसी जजमेंट से राष्ट्र जुड़ता हो, वो जजमेंट किसी की निगाह में कितना भी गलत हो, वही सर्व हो गई है। इसलिए मैं इस बात से खुश हूं, क्या तर्क है क्या कुतर्क है मैं नहीं जानता। बहुत सारे जजेस बहुत महान होंगे, हो सकता है कि लॉ की किताबों में आप उनका रेफरेंस के लिए पढ़ें, वो लीगल फैक्टिलिटी का मामला है, टेक्निकल ग्राउंड का मामला है। हमारे दौर में एक जज अनादिकाल तक जिंदा रहेगा। जज होकर के ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलत फैसला किया, लेकिन वो ये जानते
लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में आ गया कि कुछ चीजें तर्कों से हटके हैं, ये आस्था का मामला है। इसलिए गांगुली साहब हजारों साल तक याद किए जाएंगे कि इसलिए तय कर लें कि कोर्ट की किताबों में आपका रेफरेंस दिया जाएगा और आप बड़े खुश होंगे, रेफरेंस नंबर सो एंड सो, केस नंबर सो एंड सो। कोई याद नहीं रखेगा कोर्ट रूम से बाहर। गांगुली साहब पर फैसले का फैसला, एक तरफा फैसला उन्होंने दिया, इसलिए गांगुली हमेशा के लिए मुझसे पूछते हैं। तमाम धनाढ़ लोगों के बीच बैठा था, तब मैंने उससे कहा आपसे भी शेयर कर। कल देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने? नहीं सुना? मैंने इसका मतलब ये नहीं कि सुनिए, अपने मतलब की बात सुनता हूं मैं बस, बाकी पार्टी वाले सुने। कल भारत के प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पद पे है वो आदमी, अब किसी पार्टी का नहीं है, और इसके पीछे ये जो देश भर में हजारों सभाएं और इन जैसे लोग अलग अलग शहरों में हमको बुला रहे हैं और हम जाकर के अपनी बात रखते हैं, और खुली चुनौती नहीं, ये सब अपने हैं, पूछते हैं हमारे मुंह से कोई बात स्लिप ऑफ टंग से निकल गई हो, ह्यूमन एरर हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन कोई रेफरेंस, कोई नंबर, कोई डेट अगर गलत है तो पूरा अधिकार है आप उससे सवाल पूछें। इसलिए कल का भाषण तो बहुत से हैं उनके ऐसे जो मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि जब आप सामूहिक तौर पे जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आवाज सिर्फ किशनगढ़ में रुक जाती है। आप जब पूरी ताकत से बोलते हैं तो इस दौर की सत्ता के कानों तक आवाज जाती है और सत्ता उसी पे फैसले लेती है। इसलिए बार बार मैंने कहा, कल भी मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा बड़ा प्रिय वाक्य है। आप जब जब ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित होकर सोचेंगे, एक दिन के लिए जीवित रहेंगे। जिस दिन भी सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगी, सत्ता आपकी चौखट पे ना हो। और मैं बता दूं, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, रगड़ गई है। उनको पता चल गया है 2014 में और फिर 19 में सड़क बनाने के लिए वोट नहीं दिया। अब क्या करना है? अब तो हमें करना है। आपने कहा सड़कें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, दुनिया के हर देश में सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, कोई फर्क नहीं। बिजली नहीं भी आती तब भी सनातन था, और जब आ गई तब भी है, और जब तो नहीं थी तब तो ज्यादा मजबूत था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जीवन के रास्ते हैं भाई। मैं दिल्ली से हवाई जहाज से आऊं, ट्रेन से आऊं, या कार से आऊं, या पैदल आऊं, दिल्ली से लाने वाला जो भी जहाज है, जो भी ट्रेन है, वो मेरे जीवन में किशनगढ़ पहुंचने का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। मैं लक्ष्य आने के बाद कैसे पहुंचा ये महत्व नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्या कर रहा हूं। इसलिए आपने साफ साफ मैसेज दिया कि तुमको हम विकास वीर सिंह चौहान को ढूंढ करके विकास स्थापित करने के लिए नहीं लाए। विकास हजारों साल पहले भी था, आज भी है, कम ज्यादा चलता रहेगा। हम आपको लाए हैं कि हमारे बरसों पुराने जख्मों को जो लोग रोज उसको चाकू से छेड़ते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए बुलाया। आप सत्ता के माध्यम से जो कर सकते हैं वो करिए,
राष्ट्र रूप में करेंगे। इसलिए किसी को गलतफहमी हो, मैं ये आज भी बोल के कहता हूं, किसी को गलतफहमी हो सकती है कि 2014 में गुजरात के विकास को वोट दिया था। 2014 में आपने गुजरात के विकास वीर सिंह को वोट इसलिए दिया था कि 2002 में जिस भाषा में जवाब देना चाहिए था उसी में दिया। यही दबाव है कि भारत के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बदलाव देखा है आपने। एक बदलाव यह है कि मध्य प्रदेश एक बराबर में आके है, उसके मुख्यमंत्री वैसे ऐसे हैं, हवा में नहीं जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो कंडीशन पैदा करने की हमारी चाहत थी, ये शुरू हो गई, हम इसलिए खुश हैं और इसको इतनी ताकत देना चाहते हैं कि इससे कोई पीछे हटे तो वो समाप्त हो जाए, वो अपना भी तो भी समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि भारत में राजनीति इस बात पे तय हो कि बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं को जो चोट पहुंचाएगा वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश वाले ने अगर ये कहा कि जिस भाषा में समझोगे उसी में जवाब दे दूंगा, तो फिर आसाम वाले ने रात में कांडी कर दी। कंपटीशन भारत की सत्ता में इसलिए होना चाहिए कि हमने सनातनियों को राम मंदिर दिया है। दूसरी बात, जिन दलालों ने, हिंदुओं के ठेकेदारों ने 1991 में राम मंदिर को अलग करके 42,000 मंदिरों के ऊपर जो सौदा किया था, उस सौदे को जो कैंसिल करेगा उसी को हमारा वोट मिलेगा। जो मेरी आस्था के केंद्र थे, मेरे बाप दादा परदादाओं के थे, किसने भी मंदिर के अंदर आपने मस्जिद बना दी, किसी मंदिर में आपने मजार बना दी और आप कहते हैं कि अब उसको बदला नहीं जाएगा। ये किससे पूछ के भारत की संसद ने किया? ये कानून वापस होगा। हमारी टीम के सदस्य 35 साल का एक युवा विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। ये बात हमने आज उन घनाट लोगों के सामने कही कि आपने मुझे बुलाया, आपकी राष्ट्रपति को सलाम प्रणाम, लेकिन मैं वहां से यहां तक आया हूं, किसी ने मेरी टिकट के पैसे दिए होंगे, किसी ने मुझे होटल में रुकाने के पैसे दिए, किसी ने मुझे खाना खिलाया, तब हम और आप बात कर रहे हैं। इसलिए हर एक की भूमिका है। मैं किसी से नहीं कहता आप ये करिए, जो खरबपति है, जिसके पास पैसा जिससे रखा नहीं जाता, वो पैसे से, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से अपनी अपनी भूमिका तय करे। मेरी मां, बहनें, बेटियां अपनी भूमिका तय करें क्या करना है, कोई आपको बताएगा नहीं। वैसे तो गांधी से मेरे कई मतभेद हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, गांधी से पहले भी हमारे समाज में अगर गांव के अंदर कोई एक उस गांव की मर्यादाओं और उस गांव के सरोकारों के खिलाफ कोई काम करता था, तो जानते हैं क्या होता था? उसका हुक्का पानी बन जाता था। करते थे हम, और उसके बाद भी अगर वो कुछ करता था तो उसका बहिष्कार करके गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। ये परंपरा ऐसे नहीं डाली गई, अब से तय करिए और आज से तय करिए। आपने इतनी मेहनत की, मुझे बुलाया, मेरी बात सुन रहे हैं, कोई आपकी मजबूरी नहीं है कि मुझे सुने। हर दूसरे आदमी से मैंने सुना कि किसी ने YouTube पे सुना है। सब आप किसी ने कभी ना कभी मेरे बारे में सुन चुके हैं। कोई चीज आपको यहां तक लाई है, यहां प्रोग्राम समाप्त होने के बाद खाना बंटने वाला नहीं है।
की भीड़ में लोग इतनी देर तक बैठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अपने एजेंडे के लिए आए और मेरा एजेंडा एक ही है कि हमारे दौर में अगर हमने किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसके बाद भी उत्पात मचाया तो उसका बहिष्कार कर दिया। जो सनातन की बेटियों को मारे, जो सनातन के मंदिरों को तोड़े, जो सब्जी बेचने में थूके, जो खाना बेचने में थूके, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाए, जो जहां है उसका बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करना हमारा सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई धारा नहीं लगेगी। डरिए मत किसी से। और आप तो किससे डरते हैं यार, जो अपना नाम ढंग से नहीं ले पाता। मत डरिए, वो बड़े हैं। मैंने शुरू में कहा, जो उम्र में बड़ा होता है सनातन के यहां, वो उसकी इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मैंने गांधी जी के नाम के आगे 2 बार जी लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरा जीवन का, उस समाज का, उन संस्कारों का ही ये अंग है कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ जब होता था, किसी विषय पे विवाद होने के बाद, तो शास्त्रार्थ में ये नहीं देखा जाता था कि ये बहुत ज्ञानी है, तो एक अदना सा आदमी उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता। ये शास्त्रार्थ में होता था, आप अपना तर्क रखेंगे, मैं अपना तर्क रखूंगा, जिसका तर्क बड़ा होगा वही ज्ञानी माना जाएगा। इसलिए संविधान 1976 में सेकुलर हो गया, न उससे पहले चिंता थी हमें, न उसके बाद चिंता थी। लेकिन आप सबसे विनती करता हूं, अब नहीं, अगर आपने चिंता की, आपको पता नहीं है आप कितने बड़े बालों पर बैठे हैं। आज कितने का बिजनेस हुआ, आज हमने ये प्राप्त कर लिया, आज हमारे घर में बड़े से बड़ा टीवी आ गया, आज बड़ा मकान ले गया, इतना सोना। ये बीमारी कश्मीर के पंडितों को हो गई थी, पड़ोसियों ने की। ऐसी ऐसी माएं जिन्होंने बच्चे को केजी में खिलाया था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ाया था, अपने घर में खाना खिलाया था। उस घटना के लिए हम इतने बदकिस्मत लोग हैं। उस घटना के लिए एक फिल्म बना करके देश में बताना पड़ा कि कश्मीर में ये हुआ है। इससे कोई शर्म की बात नहीं। एक बच्चे को केजी में, पहली में, दूसरी में, आदमी कुत्ता भी पालता है, तब भी उससे इतना लगाव हो जाता है कि कुत्ते को चोट लग जाती है तो भी हम उसकी मरम्मती करते हैं। वो हमारी एक बहन है, बड़ौदा में, सिंगापुर से बेहतरीन कैरियर छोड़ के चली आई, अच्छे परिवार की, नेहा पटेल उसका नाम है। कभी देखिएगा उसको, रात के 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे दिन भर गायों को बचाती है, यहां पकड़ा, वहां पकड़ा, वहां पकड़ा, दिन भर यही काम करती है। लेकिन हम इस बात को थोड़ा सी देर के लिए सोचें कि उस कश्मीर में एक बच्चे को एक महिला ने पढ़ाया, केजी में, पहली, दूसरी, 5वीं, 6वीं, 7वीं तक उसको पढ़ाया। क्या रिश्ता रहा होगा, वो उसका पड़ोसी था। वो ग्रेजुएशन में आ गया, वो रिटायर हो गई अपने जमाने से बेचारी। वो उस घर में घुसा 1990 में, उसके मन मस्तिष्क के अंदर ये सवाल ही नहीं आ सकता था। उसने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। वो बोला नहीं, धक्का दिया, पहले रेप किया, उसके 40 टुकड़े किए। वो सोच सकता है, आपकी तो रूह हो जाएगी। इसलिए आपको लगता है कि
इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। कश्मीर में एक बेटी थी गिरजा टिक्कू, पढ़ाती थी। इस्लामिक पागलपने ने मस्जिदों का सहारा लेकर के नारे लगाए कि ऐ कश्मीरी पंडितों, हमें कश्मीर चाहिए बिना कश्मीरी पंडित मर्द के बगैर और कश्मीरी पंडित औरत के साथ। ये नारा था। ये उस मस्जिद का जिसे कहते हैं कि पाक जगह है, पाक जगह से नारे लग रहे थे। आज तक किसी मंदिर का इस्तेमाल कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। उसी गिरजा टिक्कू जो पढ़ाती थी, वो गिरजा टिक्कू उस शोर में, उस हंगामे में उसके घर के लोग कुछ मार दिए गए। तन पे न ऊपर कपड़ा था न नीचे। उस सड़क से एक ही सड़क जाती है जहां से जान बचाई जा सकती है, वहां भी रास्ते में घातक लगा के लोगों को मारा। वो कैसे छुपते छुपाते जम्मू पहुंची और उसके अंदर का डीएनए देखिए। वो जाके वहां रहने लगी। उसके कॉलेज के कुछ लोगों ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, कुछ पागल लोगों ने ऐसा कर दिया है, हम सब पुराने लोग हैं। उसके उस मन से सोचिए, उस स्थिति में अपने आप को रख के सोचिए कि उसका कितना विश्वास होगा इस बात के ऊपर। शायद कहीं ऐसा होता है कुछ लोग बाहर से आ गए हों और उन्होंने ऐसा कर दिया। 6 महीने के बाद वो आ गए। उन्हीं साथियों ने जिसने उन्हें बुलाया था, वो 16 साथियों ने अपने घर में उसको बुलाया, उसके साथ चाय वाय की और 16 के 16 ने सामूहिक बलात्कार किया और उसको ले जा करके एक आरे की मशीन से उसके 16 टुकड़े कर दिए। आप कौन सा विश्वास जीतने देते हैं? किस पागलपने का दौरा हिंदुस्तान के सनातनियों को पड़ गया है कि मेरा वाला अब्दुल अच्छा है। कश्मीर में ये 7वां पलायन है। उस कश्मीर की कहानियां हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री ने, फिल्म की अपनी मर्यादा होती है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसमें से चंद ही बताई हैं। घर घर कहानियां हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडित जिनके बड़े बड़े बागान थे, मतलब अरब खरबपति लोग थे, ज्ञानी थे, एक से एक बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा। ना ग्रंथ ने बचाया, ना पैसे ने बचाया। जो लोग -डिग्री टेम्परेचर में रहते थे, जिन्हें सूरज की किरण से भी गर्मी लगती थी, वो दिल्ली की सड़कों पे सिगरेट और पान बेच रहे हैं। एक जिंदा कौम के नाते 100-200 किलोमीटर दूर अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना से जो समाज सबक नहीं लेता, फिर वो घटना उसके घर में जरूर घटती है। इसलिए संविधान सेकुलर है, हमें बताया गया, लेकिन इन 70 सालों में एक जघन्य अपराध हुआ और जो कोर्ट, जो चीफ जस्टिस साहिबान दही हांडी की लंबाई, महाकाल पे पानी का क्वांटिटी और सबरीमला में जनरल जस्टिस के लिए तत्कालिक रात के 12-12 बजे तक कोर्ट खोल सकते हैं, उन्होंने अपने उस पद की मर्यादा उस दिन खो दी जब इस देश में संविधान के साथ साथ एक पैरेलल दलाल नेताओं ने, संगठनों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और सत्ता में बैठने वालों ने भारत के संविधान को रौंदा और एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी। जो संविधान निर्माताओं ने जिस काम के लिए मने किया था, उनको खड़ी कर दिए और हमसे कह रहे हैं कि आप संविधान दिवस करें। इस संविधान में जब यह तय हो गया कि मजहब के नाम से किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं दे सकते थे। इन चाटुकार लोगों को लगता था कि 95 करोड़ सनातनी फालतू है, ये तो ठाकुर पहले है, बनिया पहले है, इसलिए इनसे तो छोड़ो, इनको तो बांटो। और ऐसा बांटा कि मैंने तो एक अजीब स्टेटमेंट सुना और वो लागू भी है बिहार में कि ये दलित है, वहां ये महादलित है, यानी दलित से ऊपर भी एक महादलित हो गया, सुपर दलित है। अजीब अजीब हमारे यहां। तो आपके यहां कहा
कहा गया कि जिन जातियों के साथ इतिहास में किसी ने अच्छा किया बुरा किया इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया, लेकिन साफ लिखा कि मजहब के नाम से नहीं। तो हमारे दलाल नेताओं ने क्या किया कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि बार बार संविधान रोक रहा था और सुप्रीम कोर्ट जाते, तो उन्होंने एक नई व्यवस्था खड़ी की। एक पार्टी ने, जिन्होंने 76 के अंदर संविधान में यह डाला कि भारत सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, उन्हीं लोगों ने 1993 में रात में एक आदेश जारी किया और आदेश में यह कहा गया कि भारत में 4-5 ऐसे मजहब के लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं, उसमें 16 करोड़ मुसलमान हैं। अब उनकी गिनती बढ़ गई होगी, मैं तो 93 की बात बता रहा हूं। 35,000 पारसी हैं, 3% क्रिश्चियन हैं, 1.5% सरदार हैं, ये सब माइनॉरिटी में हैं। और इस देश में माइनॉरिटी कमीशन स्थापित करके करोड़ों का बजट बना दिया कि जो काम आप मजहब से नहीं दे पा रहे थे संविधान से, इसके माध्यम से बटा सकते हैं, बन गया। हमने जब पूछा कि भाई भारत में माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, कैसे तय की आपने कि ये माइनॉरिटी है, तो यकीन मानिए कागज आया कि ना तो कोई ऐसा बेसिस है और ना ही कोई ऐसी परिभाषा है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं कह सकते। हमने यूएन का हवाला दिया कि कुछ लोग यूएन की बात ज्यादा सुनते, हमने वहां का भी हवाला दिया। उनके सेक्शन 24 में लिखा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन में अगर 1.5 कोई लोग हैं जिनकी भाषा, जिनका रंग, जिनका मजहब अलग है, वही माइनॉरिटी होता है, बाकी नहीं होता। तो 93 में माइनॉरिटी कमीशन बना करके करोड़ों रुपए की रेवड़ियां बांटी गई, फिर दिल नहीं भरा, तो फिर क्या किया उन्होंने पता है उसके बाद क्या किया। और यह आपको इसलिए पता होना चाहिए कि अगर हमारा आदमी भी कोई इसमें शामिल है तो फिर, क्योंकि हमने उसको वोट राष्ट्र बचाने के लिए दिया है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये देश की सीमाएं सुरक्षित है, हम नहीं थे तब भी हैं, आगे भी रहेंगी, लेकिन राष्ट्र बहुत खतरे में है। और ये खतरा ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं इसलिए कि आप निकिता अंकिता इसी राष्ट्र की बेटियां थी, आप बोले नहीं। अंकित सक्सेना एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था, मुसलमान लड़की उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत करती थी कि वो उससे शादी करने के लिए दिल्ली के अंदर अपने घर से निकली, कहे कि मैं अंकित से शादी करने जा रही हूं। घर से निकल के वो लड़की मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर नहीं पहुंची, उसके चचा ताऊ ने लड़के की हत्या कर दी, लड़की की नहीं की। आपको दोनों ने सूरतों में मरना है। अंकिता इसलिए, निकिता उसने कहा मैं बुर्खा नहीं पहनूंगी, इतना सा विवाद था, उसने उस लड़की की गर्दन अपने घर में काट दी। यानी तुम मुसलमान न बनो, तुम्हारे जाओगे मुसलमान मरोगे, बनोगे तब भी मारे जाओगे। तो आपकी बेटी या तो फ्रिज में मिलेगी या सूटकेस में मिलेगी, तय आपको करना है, उनको नहीं करना। इसलिए माओ को अपनी बेटियों से दोस्त की तरह व्यवहार करें, उनको दोस्त समझे, उनके अंदर भी जिज्ञासा है। और ये जो बेवकूफी हम करते हैं कि घर में साहब बैठे हुए हैं, मैं ये मंजर, ये दृश्य इसलिए खींच रहा हूं कि मैंने सुना है लोगों को करते हैं। हमारा बेटा कहां है, तो पिताजी बड़े शान से जो काम अपने जीवन में नहीं कर पाए वो बेटा कर रहा है, तो इसलिए खुश है। तो पिताजी कहेंगे पति गया होगा, उसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड है कि वो सुबह से शाम तक बाहर ही रहता। ये शब्द पिताजी जब बोलते हैं तो उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, क्या माचो लड़का है, जबरदस्त बात। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी घर में एक 18 साल की बेटी रहती है, उसके मन मस्तिष्क में इसका क्या असर पड़ेगा, वो किसके साथ जाएगी। और कथावाचक के साथ माताजी जाती है कथा सुनने, कथावाचक माताजी को क्या बताता है, भगवान राम के वनवास की कहानी
सुनाता है और भावुक बनाता है और कहता है भगवान राम। जब उन्हें वनवास हुआ तो मां सीता उनके साथ निकली। भगवान राम के पैरों में छाले और सीता की आंखों में आंसू। ऐसे लग रहा था ये कथावाचक वहीं बैठा हुआ था। और पूरी एक इमोशनल सीन क्रिएट करने के बाद सब कुछ बताता है राम के बारे में। वो मक्कार खोल के कह रहा हूं किसी निजी मेरा हमला नहीं है। वही कथाकार कथा बांचते बांचते भगवान राम से शुरू करता है और उसी में मौला मौला करता है और अली माता जी ने सुन लिया, समझ में आता है। वो बेटी भी सुन रही है। माता जी ने भी कहा सारे धर्म बराबर हैं। बेटी को भी ये दिमाग में पैदा कर दिया कि जब सारे धर्म बराबर हैं तो वो अबुल फजल के साथ चली गई क्योंकि चिंता है, वो भी तो बराबर है। आप गलत सुनते हैं, गलत समझते हैं और फिर गलत का प्रोपेगेंडा करते हैं। इसलिए आज सनातनियों को सिर्फ एक ही बात जड़ करें, मेरे कहने से नहीं, 10 बार मेरी बातों को सुने नकार दें, फिर मन करे सुने नकार दें। और बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं हम में से कोई जीवन में कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएगा, न किसी पार्टी के लिए वोट मांगने आएगा। हाँ, वर्तमान स्थिति में 700 साल के बाद अगर कल की डेट में हम पिछले 2012 से बोल रहे हैं, कई शब्द हमने मार्केट में कॉइन किए हैं, कल अगर भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहे थे तो इस बात की खुशी होती है कि प्रधानमंत्री को जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में पहुंच के ही एडवाइस दी जाए। आप अपनी बातों को रखेंगे तर्कों पे तो ये 2014 के युग में वो प्रधानमंत्री आया है, आपकी बात को सुन लेगा और कैसे मार्केट में प्रेजेंट करना है। कल उसने जब बोला है आधी दुनिया सन्न रह गई। उसने कहा है कि हमें तलवार के जोर पर हमारी आस्थाओं का, जिन लोगों ने, मुगलों ने, आताताइयों ने, ये शब्द हैं उसके, हम 12 साल से बोल रहे थे, हमें रात में इसलिए नींद आई, आवाज हमारी चली गई। और मस्त हो जाते हैं, सोचते हैं बस अगर देश का प्रधानमंत्री संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठ करके अगर वो ये कह रहा है तो सबको पता है, वो जो है हैदराबाद में उसको भी पता है। अभी भी मैं आपके प्रोग्राम में बिजी हूं तो मैं बाकी चीजों से नहीं जुड़ा हूं। जो कल उसने स्पीच दी है लोगों को समझ में आ गया, सबको मालूम है। वो जेंटलमैन जो आए थे मैकॉले की औलादें, वो तलवार लेके नहीं आए थे, उससे पहले वाले आए थे। उनका इसने तो हमारे को ही फोकस कर लिया। तो जब उसने ये बोला तलवार, तो हम तो पिछले कई साल से कह रहे थे कि तलवार के जोर पे जिन्होंने शलवार पहनी हुई है वो हमको डरा रहे हैं और उनको बार बार चुनौती देता हूं मैं कि भाई हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो तुम नंबर दो कि उनकी औलादें हो, तुम डराओगे हमको और हम डरेंगे तुमसे। तुम निकिता को मार सकते हो, बेटी किसी की भी हो उसे प्यार के जाल में फंसा करके शादी करके हत्या करने का तो जानवरों में भी रिवाज नहीं है। तुम बहादुर समझते हो कि भोली भाली बेटी का तुमने दिल जीता और उसके 35 टुकड़े करके तुमने फ्रिज में रख दिए। तुम पे और तुम्हारी सोच पे लानत। तुम मर्द नहीं हो, तुम मर्द के भेष में ज़रख़े हो। इसलिए ये किसी को गलत फहमी ना हो कि कोई हमको डरा देगा दो चार लोग मार के। इसलिए निकिता अंकिता होती रहेगी और आपकी शुद्ध साफ, बिना किसी को खुश करे, बिना किसी को नाराज करे, आपकी वाणी तेज होगी
तो भारत के प्रधानमंत्री को ये कहने पे बाध्य कर देगी कि भारत का प्रधानमंत्री, जो मैंने आज दिन में किस्सा सुना रहा था कि पहली बार जब संसद में जीता तो उसने एक कहानी सुनाई, फिर दूसरी बार एक कहानी मन की बात रेडियो में सुनाई, आपको बता रहा था भारत की एक एक बेटी को, सनातनी बेटी को, माँ को, पिता को, पुत्र को बता रहा था, लेकिन आपको सुनना नहीं है क्योंकि आपकी टिकट इस पे है जीएसटी कितना बढ़ा, इनकम टैक्स में छूट नहीं मिल रही, बिजली की चोरी नहीं करने दे रहा, हमारा जीवन इसमें अटक के रह गया भाई मेरे। ये बिजली, ये जीएसटी, ये इनकम टैक्स, मैं फिर वही कहूंगा, ये जीवन में आने वाले रास्ते हैं, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। इसलिए जब उसने कल तीसरी कहानी सुनाई तो एकदम साफ कहा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि पुष्पेंद्र और आरएसएन और जीटी और सुशील की सभाएं में इतने लोग आखिर आते क्यों हैं। ना तो ये किसी को एक कप चाय पिला सकते हैं, न इन पर रिक्शे के देने के पैसे हैं। अगर इतना समझदार समाज, इतना संपन्न समाज, इतना बुद्धिजीवी समाज, अगर 3-3 घंटे, मैंने सुना है कि बहुत से लोग बीच में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जाते क्योंकि कुछ छूट जाएगा, ये जो बैठे रहते हैं, ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई आपको कहानी किस्सा सुना रहा हूं, आपकी 700 साल से जो जख्म है उसका कारण बता रहा हूं, इसलिए कहते हैं। और आपको लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये यहां लग रही है कि हमारे इस बीमारी का इलाज भारत के संविधान में नहीं है। जिस दिन आप जागृत हो जाएंगे, संविधान 24 घंटे में, मेरा दावा है। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर दो, वो कर दो। जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज जागृत हो गया, और हिंदू के मतलब होली और दीपावली मनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व और सनातन का अर्थ 2 लाइनों में छुपा हुआ है। 2 ब्राह्मण थे हमारे समाज में जिनको जागृत पता है। एक था ब्राह्मण रावण और एक थे ब्राह्मण परशुराम। दोनों ब्राह्मण थे, शुद्ध 24 कैरेट के थे, और रावण भी ज्ञानी आदमी था। लेकिन आज भी हम में से किसी ने रावण को नहीं देखा। ये कहानी सुनी है, उसको बिलीव किया है, हम सुनते हैं, लगातार आज तक जारी है। आज भी सनातनी हिंदू समाज रावण के उस कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम के कृत्य के कारण को मंदिर में पूजे जाते हैं। और ये ब्राह्मणवाद, इसकी भी मैं हवा निकालना चाहता हूं। राम कौन थे? क्षत्रिय। राम ने जब रावण को मारा तो रावण के अंदर उस प्रवृत्ति को मारा जिसके कारण उसने वो गलत कृत्य किया था। क्योंकि अनादिकाल से भारत के बारे में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भारत अनादिकाल से कभी जाति प्रधान नहीं रहा, भारत भूमि हमेशा से कर्म प्रधान रही है। इसलिए परशुराम ने क्या कहा? जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण ठाकुर बनिया। तो जो लोग इस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, मैं उनको थोड़ी सी बात देना चाहता हूं। उनका राजनीतिक स्वार्थ हो ब्राह्मणों को गाली देने में तो दें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रावण जो ब्राह्मण था उसका वध क्षत्रिय राम ने किया। लेकिन इतने साल हो गए, कोई रावण का वंशज यहां मौजूद नहीं है, कोई आप पे धारा लगने वाली नहीं है, कोई आपको मारने वाला नहीं है। लेकिन आज भी रावण का वध करने वाले क्षत्रिय राम को कभी भी किसी कोने से रिमोट एरियाज में किसी ने ये नहीं किया होगा कि रावण
ब्राह्मण की एक क्षत्रिय ने हत्या की है, इसलिए राम ने एक ब्राह्मण का वध किया है, कभी उस पर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं किया। इतना अनकॉन्शियसली हम जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से कतराते हैं। लेकिन एक तीसरा इसका एक पक्ष है कि जिस रावण ज्ञानी का, क्योंकि हमारे यहां रावण शब्द निगेटिव शब्द नहीं है, हम चलते फिरते कहते हैं ये रावण हो गया, रावण जैसा ज्ञानी भी नहीं था। इसलिए भगवान राम ने उसको मारने के बाद अपने भाई से कहा चरणों में जाके बैठो, ज्ञान लेना मुझसे। उस कृत्य के कारण रावण ने गलत काम किया, उतना ही था बस, लेकिन रावण भी प्रखात ज्ञानी था। आज फिल्मों में रावण ऐसे दिखाए जा रहे, वो बस सूरत दिखाया गया है। मैंने सुना है कि तैमूर के पापा हैं। अनादिकाल से हमारे यहाँ खलनायक विलेन का भी चरित्र होता था, रावण का भी चरित्र है, उसका एक कृत्य है, उसके कारण सजा मिली, इस पर डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन रावण से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए उसका भी एक कैरेक्टर होता है, तुम्हारी तरह नहीं होता है कि 45 साल में 6 साल, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां विलेन का भी कैरेक्टर है, उसका भी चरित्र होता है, उसमें भी ज्ञान होता है। इतना बस सूरत नहीं था हमारा रावण। इसलिए आप तीसरा उसका पैराडॉक्स देखिए, उस क्षत्रिय की मंदिर में पूजा कर रहा है जिसने ब्राह्मण रावण को मारा है। और फिर तीसरा कहानी सुनिए जिसमें आप ब्राह्मणवाद का आरोप लगाते हैं। वही मंदिर में बैठा हुआ ब्राह्मण किसी शर्मा जी मिश्रा जी के लिखी हुई रामायण नहीं पढ़ा था, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा था। ये है सनातन। अपने स्वार्थों के कारण सनातन को बदनाम मत कीजिए। इसलिए आपसे विनती है कि आप एक ही चीज मन में रखें, अगर कोई पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ लें। और सनातनी सिर्फ सनातन होना जरूरी है, उसके आगे क्या लिखा है मैं नहीं जानता। और मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ कि मेरा सरनेम क्या है ये मुझे ही नहीं पता था। मेरा नाम पुष्पेंद्र खान था, मुझे बोध ही नहीं इस बात का। और जब हो भी गया तो मैंने कहा करूं क्या, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे नाम क्या है क्या लिखा। अगर आपके बीच में कोई इतना सा भी छोटा सा भी बच्चा और इतना सा भी बड़े से बड़ा आदमी इतना सा भी अच्छा काम कर दे, जितनी तारीफ के शब्द इस संसार में बने हैं सब दे डालिए। कितनी शाबाशी दीजिए उसे, कितना सार्वजनिक तौर पे बार बार तारीफ कीजिए। मैं अपने साथियों का नाम इसलिए नहीं लेता कि वो मेरा नाम लेते नहीं, मैं बार बार लेता हूं कि अगर सुशील पंडित, RS सिंह, प्रोफेसर कपिल कुमार, पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, रूबल पडालिया साहब, विशाल गुप्ता जी, ये तमाम लोग जहां भी होंगे इनके ऊपर इस बात का असर होगा। हम नहीं भी होते हैं तब भी पुष्पे जी हमारी तारीफ करते हैं। वो तारीफ उनको सोने नहीं देती। आपकी तारीफ उस बच्चे की, उस महिला की, उस बड़े आदमी की तारीफ उसे डिगने नहीं देगी। उसे लगेगा मेरी इतनी तारीफ की है इसलिए मेरे पैर नहीं डिगेंगे। इसलिए मैं सार्वजनिक मन से कहता हूं, जब आप भरपूर तालियां बजाते हैं, जब सड़कों में लोग मुझे रोक लेते हैं, जब हवाई जहाज में लोग फोटो खिंचाते हैं, तो मेरे अंदर एक ही भाव होता है और कोई भाव नहीं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं जिन्हें क्या लोग कहते हैं, इसलिए मुझे कभी ये गलत फहमी। हाँ, एक आपकी तालियों का भाव, आपके खड़े होने का भाव, आपकी बड़ी संख्या में आने का भाव, ये भाव मेरे ऊपर एक दबाव डालता है। तो मैं इस रास्ते से न भटकूं, ये तालियां मुझे इस रास्ते से नहीं भटकने देंगी। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आप सब लोग जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, कभी नहीं कुछ कहूंगा। 5 साल में एक दिन में 1 घंटा, 1
मेरा किसी राजनीतिक दल से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, कोई नहीं। अगले 50 साल तक ये कसम खाइए कि 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट चाहिए। जब वोट देने जाएं तो सवाल दिमाग में ये हो कि ये वोट मैं दे रहा हूं, ये सनातन को बचाएगा या नहीं बचाएगा। आप सबने मुझे सुना, धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंटी नेशनल भारत के विश्वविद्यालयों में, कोर्ट में, कचहरी में, आर्ट में, फिल्म में कैसे देश विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें किस तरीके का नैरेटिव बनाती हैं और वो फिर आपके साथ खेलती है। ये किताब मार्केट में इसकी कीमत 895 रुपए थी, लेकिन पूरे देश में इस किताब को लोगों ने इतना खरीदा है कि पब्लिशर से मैंने कहा कि जितनी इसकी कॉस्ट हो उतनी कॉस्ट में हमें दे दें, और मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां जाऊं इस किताब के बारे में बताऊं, और इस किताब को जो पढ़ लेगा वो फिर मेरी जगह यहां खड़ा